नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। बजट 2026 में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट में कमी और कैपेक्स बढ़ाने का ऐलान तो किया, लेकिन बाजार को खुश करने जैसी कोई बड़ी बात दिखी नहीं। उल्टे एसटीटी बढ़ाकर वित्त मंत्री ने बाजार के मूड को ही बिगाड़ दिया। लेकिन क्या फाइन प्रिंट्स में ऐसी कोई खास बात है जो बाजार का मूड सुधार सके? बजट के सारे ऐलानों के बाद महामंथन बेहद जरूरी है और इसीलिए इस वक्त मेरे साथ बाजार का सबसे बड़ा पैनल है, जहां बाजार के 4 महारथी आपको बताएंगे बाजार के आगे की दिशा और दशा, बताएंगे और समझाएंगे कहां बनेगा पैसा और बाजार का क्या रहेगा डायरेक्शन। आइए तो शुरू करते हैं हमारी ये खास चर्चा, जिसमें मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब, एमके वेंचर्स के मधु केला साहब, अबेकस एसेट मैनेजर के सुनील सिंघानिया साहब और साथ ही बंधन म्यूचुअल फंड के मनीष गुंजवानी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बार मैं सोच रहा हूँ रैपिड फायर राउंड से ही शुरू कर लेते हैं, ताकि क्या है मूड माहौल थोड़ा टोन सेट हो जाए, किस किस का कैसा है, और उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल तो ये कि बजट अच्छा, खराब या न्यूट्रल, यहाँ से शुरू करते हैं। सुनील जी। At best neutral. न्यूट्रल, एट बेस्ट न्यूट्रल। From a stock market perspective, neutral. न्यूट्रल, मैं भी न्यूट्रल ही बोलूं। स्पेक्यूलेटर के लिए खराब है बिकॉज एसटीडी बढ़ी है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा है प्रोवाइडेड एग्जीक्यूशन हो। बिल्कुल। तो चलिए, न्यूट्रल से अच्छा है, खराब किसी को नहीं लगा, ये अच्छी बात है। मैंने कहा स्पेक्यूलेटर हाँ, बिल्कुल, स्पेकुलेटर्स के लिए खराब। अब एक क्विक क्वेश्चन, वापस दूसरा रैपिड फायर। एफआईएस के लिए अच्छा या खराब है? मतलब जो एफआईएस के लिए अच्छा खराब से मतलब एफआईएस का, क्या ये बजट एफआईएस का मूड बदलेगा जो बेच रहे हैं? नीलेश भाई। टाइम लगेगा, एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ेगा, तब मूड बदलेगा। मूड बदलने में टाइम लगेगा? नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, ये साफ है। मतलब भैया एग्जीक्यूशन और प्राइस से ही बदलेगा। अनिल भाई, अभी ये इसमें बजट को कल सुबेरे बोलोगे एफआई का मूड बदल जाएगा तो नहीं बदलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं बदलेगा, टाइम लगेगा। सुनील सर। नहीं, कुछ नहीं था बजट में ऐसा, जैसा मधु ने कहा कि कल का कल कुछ बदले। आई थिंक देयर विल बी अदर फैक्टर्स व्हिच विल बी नीडेड फॉर देयर मूड टू चेंज। अच्छा, तो एफआईएस का मूड भी बदलने और वाला अनिल है। भाई, पर इसमें ना वाई कोई बजट इज नॉट अ 0-1 गेम। मतलब ऐसा नहीं आज बजट हो गया उसके बाद कल कोई इवेंट नहीं होगा। आप एक हफ्ते के अंदर ट्रेड डील कर दो अमेरिका से, एफटीए हो जाए, मूड चेंज हो जाएगा। ये बात तो सही है। राइट। तो अभी भी, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे नहीं हो सकते हैं जो मूड को चेंज कर सके, पॉजिटिव या निगेटिव। चलो, इससे नहीं हुआ, लेकिन क्या एक और क्विक क्वेश्चन ये है कि क्या एक मौका मिस हो गया जो बाजार का या एफआईएस का मूड बदलने के लिए ये मौका बन सकता था? सुनील सर। मुझे लगता है फ्रैंकली ये बजट का जो रेलेवेंस है ना, वो धीरे धीरे कम हो गया है। अभी वी शुड नाउ स्टार्ट टू डाउन प्ले दिस बजट ओनली। अगर ये बजट होता ही नहीं, डाउन प्ले हो ही जाएगा, तो 2-2.5% गिरता ही नहीं। दे कुड हैव डन व्हाट दे हैव डन विदाउट द बजट आल्सो। तो जबरदस्ती का 2-2.5% अपना गिर गया हो। आई थिंक यू आर राइट, अभी कोई ऐसे इवेंट है नहीं। इनफैक्ट आप देखिए, मदर ऑफ ऑल एफटीए जो सरकार कहती थी ईयू, उसका तो पूरा इफेक्ट ही नेगेटिव हो गया, जीरो के बदले पॉजिटिव के बदले। जहाँ से हम शुरू किए थे, ईयू एफटीए आया लास्ट वीकेंड पे, उससे तो नीचे काफ़ी नीचे हैं स्टॉक्स। तो आई थिंक एक है ना, आई ऑलवेज से दिस, बट 4 ट्रिलियन से 8-10 ट्रिलियन जाने के लिए है ना, थोड़ा सा एक कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। थोड़े ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ लोगों का पैसा बने, जहाँ लोगों की हिम्मत हो। अगर पैसा बनता है तभी तो कॉर्पोरेट आके इन्वेस्ट करेगी ना। और आई थिंक वो मूड बनाने की बहुत ज़रूरत है, और वो मूड बनाने में थोड़ा ये बजट आई वुड से लैक कर रहा है। ठीक बात है। और दूसरा है ना, ये बार बार छोटा मोटा ट्विकिंग है ना, ये बहुत इरिटेंट है। जो भी करना है एक बार में कर दो, और फिर कहो कि 3 साल तक 5 साल तक हम डायरेक्ट टैक्स में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को बताइए ना। करेक्ट। आज करना हो तो एक साथ में कर दो। हमने थोड़े दिन पहले थोड़ा सा बढ़ाया, फिर थोड़े दिन बाद में थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फिर और किस में थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर जो किया था उसको थोड़ा रिवर्स किया। आई थिंक ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। तो आप बोल दीजिए हमारा 5 साल का प्लान है, 5 साल में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक मार्केट 10% बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। मैं तो ये अगला सवाल पूछने वाला था। पिछले 3 साल से कैपिटल मार्केट के मधु भैया चेंज हुए हैं, अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या बदलेगा? कुछ ना कुछ तो बदलेगा, एसटीटी या फिर कैपिटल। अरे अनिल भाई, पहले इस साल को तो डाइजेस्ट करने दो, अगले साल। लेकिन मतलब ये वाकई में जो एसटीटी बढ़ाने का कारण दिया है कि भाई थोड़े स्पेकुलेटर्स कम होने चाहिए। नीलेश भाई भी बोले स्पेकुलेटर्स के लिए ख़राब है। तो क्या ये गेहूं के साथ घुन भी पिसने वाला है? ये स्पेकुलेटर्स के चक्कर में पता चला कि मतलब नीलेश भाई को पूछूं? नीलेश भाई आप बताएं।
सो हमारा आर्बिट्राज फंड है, उसके ऊपर 25-30 पैसे का इम्पैक्ट आएगा जरूर, 25-30 पैसे से मतलब बिकॉज फ्यूचर्स में जिस तरह से रिटर्न पे कितना कितना मोटा 25 से 30 पैसे का रिटर्न Returns पे impact इम्पैक्ट आएगा ना। ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कॉस्ट बोरोअर के ऊपर भी डाल दे और रियल इम्पैक्ट इससे कम करें, बट बाकी जो हमारे फंड है उसमें हम ऑप्शंस फ्यूचर्स इतना तो यूज़ नहीं करते। कैश मार्केट के ऊपर तो एसटीटी है नहीं। अब एसटीटी का एक दूसरा है कि उससे बाजार की लिक्विडिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक बात है। जो हम मुझे मोटा मोटी मैंने बजट के बाद 2-3 बाजार के दिग्गजों से बातचीत की, उनका ये कहना था कि बाजार के वॉल्यूम्स में 20% तक का फर्क पड़ सकता है। मनीष सर, आप तो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, बंधन म्यूचुअल फंड, ये बताइए कि SIF आप लोगों ने अभी नया नया प्रोडक्ट शुरू किया, बस लॉन्च ही हुआ था, वे लॉन्च होते ये तो मतलब वो सिर मुड़ाते हुए पड़ गया। अब ये तो लॉन्ग शॉर्ट फंड है, करेक्ट। अगर इस लॉन्ग शॉर्ट फंड पे तो फिर कॉस्ट बढ़ने वाली, ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा? नहीं, देखिए SIF में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई है, जो प्रोडक्ट आर्बिट्राज टाइप प्रोडक्ट है उस पर डेफिनेटली फ़र्क आएगा जी। जहाँ थोड़ा हम लोग रिस्क ले रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई है 10-11-12% है, वहाँ कुछ ज़्यादा फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ही चीज़ मधु भैया जिसने बाजार का मूड ख़राब कर दिया, जैसे ही आया, जब तक STT का कुछ नहीं बोली वित्त मंत्री, तब तक लाइफ वॉज ऑल इज़ वेल टाइप था कि 25,100-200 निफ्टी चल रहा था, एकदम 25,500-400 तक नीचे आ गया, 600 तक नीचे आ गया, 25,571 कुछ लो बनाया था, 24,571। मतलब इतना सेंसिटिव है मार्केट इसको लेकर कि STT बढ़ते ही एकदम वो डर जो है, एक्सेस रिएक्शन है मार्केट का, या फिर नहीं, अगर STT के साथ होगा तो फिर मार्केट तो रिएक्शन ऐसा ही देगा? मैं 2 मिनट लेके जवाब दूँ अनिल जी भाई? जी जी। ठीक, क्या है, हम सब लोग थोड़े दुखी हैं, इंक्लूडिंग यू। आपके भी चेहरे में जो चमक होती है कम है? कम है 100%। ओके। तो वो मैं बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं तो बाजार तेजी रहती तो हमको सबको अच्छा लगता है, सही राइट। बात, लोगों का पैसा बनता है। बाजार का पैसा बनता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आते भी है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को कुछ हमारे बात करने से कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, राइट। अब मैं आपको बोलता हूँ अनिल भाई, हम ब्लेम भले STT को कर लें, बजट को कर लें, बाजार के घटने का कारण 2 ही है। एक, लोगों का बहुत ओवर कमिटमेंट है, लास्ट 4-5 साल से भयंकर पैसा बना है, समवेयर डाउन द लाइन वो एक्स्ट्रापोलेशन दिमाग में चल रहा है कि 2021 और 2024-25 के बीच में जो पैसा बना और लास्ट 12-18 महीने में पैसा नहीं बना। और दूसरा, ये जो एक्चुअल मार्केट घटा है, ये तो निफ्टी कुछ नहीं है। आप बी ग्रुप में जाके देखो, अरे या स्मॉलर कंपनीज में जाके देखो, आउट ऑफ 1000 जो टॉप कंपनियां अनिल भाई, उसमें से 300 से 400 कंपनियां कम से कम 25-30% से ज़्यादा डाउन है फ्रॉम अ 52 वीक हाई। मैं बता रहा हूँ, तो लोगों का जो माहौल है ना, एक्चुअली उसकी वजह से थोड़ा जनरली डाउन है। तो अब क्या है, बाजार घट क्यों रहा है? बिकॉज अब नया लेने का जगह किसके पास है? रिटेल भी कमिटेड, पुराना बिके तो रिटेल कमिटेड है, घोड़ा लेता नहीं है, राइट, घोड़ा ऊपर से बेचता है, और इवन HNI LNI हो गए कुछ NNI, नॉन नेटवर्थ इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी क्या है, बट ये सबका समाधान क्या है? समाधान इसका यही है कि प्राइजेस वापस, ये साइकिल ऑफ द मार्केट है, ये प्राइजेस वापस एक लेवल पे जाके इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी ना, कि हमको जो हमारे गुरुजी सिखाए थे कि एक भाव होता है जिसमें शेयर आसमान से आ जाता है, और एक भाव होता है जिसको शेयर जमीन खा जाती है, राइट। तो अभी ये शेयर जमीन खाने वाले भाव भी आएंगे ना। भाव तो आ जाएंगे, चलो मान लिया, आएगा तो कोई ना कोई बाहर आ जाएगा सर। जिस हिसाब से बजट और जिस हिसाब से मार्केट का मूड माहौल है, वो जमीन वाले भाव आ जाएंगे। लेकिन सुनील सर, सवाल मेरा ये है कि फिर जमीन वाले भाव भी आ जाएंगे तो इस माहौल में खरीदार वो कहाँ से आता है खरीदार, आपको पता नहीं चलेगा सर। वही, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट्स। वो कौन लेगा? प्रमोटर लेगा, कोई नया इन्वेस्टर आएगा, कोई नया, कुछ लोग जिन्होंने नहीं कमिट किया इक्विटी, मैं वही कह रहा हूँ, तो बजट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से, अगर मैं एक इक्विटी इन्वेस्टर हूँ जो मैं इंतजार कर रहा था कल कि मैं बजट देखने के बाद पैसा लगाऊंगा, तो आज या कल सुबह लगा दूं? मुझे लगता है एक तो भाव तो अट्रैक्टिव हो ही रहे हैं, और हो सकता है थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। आई थिंक मार्केट
सेंटिमेंट है ना थोड़ा नेगेटिव था। वो नेगेटिव सेंटिमेंट में बजट से पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स की उम्मीद थी, उसके बदले स्लाइटली नेगेटिव अनाउंसमेंट आ गया। ज़्यादा नेगेटिव नहीं, स्लाइटली नेगेटिव आया। इसके लिए मार्केट का जो करेक्शन है वो सीवियर था। एक बहुत अच्छी चीज़ आई है वो बायबैक। अभी नॉन प्रमोटर बायबैक पे आपका टैक्सेशन हो गया लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन। तो पहले डिविडेंड अगर कंपनी देती थी, हमारे हाथ में पैसा आता था तो 37.5% टैक्स लगता था, जो भी है, मानी 30% प्लस 25% सरचार्ज। अब लगेगा 12.5% प्लस सरचार्ज अगर लॉन्ग टर्म होगा। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ कंपनी जिसमें प्रमोटर को बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, दे विल स्टार्ट टू डू बायबैक। आई थिंक दैट विल स्टार्ट टू सी डिमांड कमिंग बैक। अगर बायबैक हो गया, सपोज 50,000 लाख करोड़ का बायबैक हो गया, तो दैट इज मनी कमिंग इनटू द मार्केट ओनली। सो आई थिंक दैट वी विल स्टार्ट टू सी। मुझे लगता है जैसे अभी आ भी रहा है मार्च का ये, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड अगेन कंपनीज विल स्टार्ट टू लुक एट डूइंग सम काइंड ऑफ बायबैक वे प्रमोटर्स विल नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि प्रमोटर पार्टिसिपेट करेगा तो 30% टैक्स है। सी ये भी है ना, ये छोटा मोटा है ना, दिल खोल के नहीं दिया है, मतलब हाँ मानी प्रसाद भी दिया है, लेकिन बोला अभी आपको नहीं मिलेगा, इनके हम वो दाने देंगे आप। हाँ, मतलब एक तो ये कि भाई ठीक है सब पे कर देते हैं, अब इंडिविजुअल है तो 30%, कॉर्पोरेट प्रमोटर है तो अब क्या बट ये बायबैक अच्छा हो सकता है, कि दैट इज समथिंग, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड बायबैक जाता तो नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, क्योंकि इस मार्केट में जहाँ कोई खरीदने वाला नहीं है, कम से कम बायबैक ही करके कंपनी ही अपने शेयर खरीद ले, प्रमोटर ही अपने खरीदे तो बुरा नहीं है। बट उसमें भी क्या होगा ना, अभी मार्केट से खरीदोगे तो उसका अलग है, वो सब क्लैरिफिकेशन है नहीं अभी आने मार्केट से। अनिल भाई, हम लोग, मैं तो यहाँ 35 साल से हूँ, एक्टिवली देख रहा हूँ, अल्टीमेटली रिटर्न जो है ना वो एवरेज टू मीन में ही आ जाता है। वो रिटर्न 14% जो इंडेक्स का रिटर्न है ना, कहीं ना कोई भी कारण आवे एवरेज टू मीन की तरफ ही आ जाता है। ठीक बात है। तो जब बहुत अच्छा एक्सेप्शनल रिटर्न बनता है ना तो कम हो जाएगा, कोई कारण पीछे से आते, कारण हम बाद में खोजते हैं, ठीक बात है। पर वो जब बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न बनता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण आता है कि एवरेज हो जावे। अभी मैं आप बोलूँ आपको 2024 से पैसा नहीं बना, 2 साल निकल गया, 6 महीने के बाद हम 2027-28 की बातें करने लगे। जब 3-3, 4-4 साल का कंपनियां तो प्रॉफिट बना ही रही है। कॉर्पोरेट हेल्थ अगर आप पॉजिटिव देखने जाओ, इट इज इन द पिंक अप स्टेट, डेट टू जीडीपी, प्रमोटर लबालब पैसे से भरा हुआ है, कंपनियों का डेट खराब है बिल्कुल, और कंपनियों का परफॉर्मेंस, क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखो जाके, कंपनियों के परफॉर्मेंस तो अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन करेक्शन ही है। मुझे ये लगता है ये भाव का जो करेक्शन है ना, दिस इटसेल्फ विल बी द रीजन चलिए कम से कम बजट को छोड़कर भाव का करेक्शन अच्छा। लेकिन बजट में चूंकि नीलेश भाई आप डेट मार्केट पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग है जो मैं जानना चाहता हूँ। एक तो ये इसका टॉक ऑफ द टाउन है कि सरकार डेट टू जीडीपी रेशियो 50 पर लाना चाहती है 2031 तक। क्या वाकई में ये बड़ा सिग्निफिकेंट और गेम चेंजर है फिस्कल कंसोलिडेशन के लिहाज से? अनडाउटेबली अनिल भाई, जैसे अगर आप जितना कमाए उससे ज़्यादा खर्चा करें तो आज नहीं तो कल गाड़ी बंद होने वाली है। हमारी और दुनिया भर की सरकारें जितनी कमाती है उससे ज़्यादा ही खर्चा करती हैं और उसे बोरोइंग के जरिए फंड करती हैं। अब कुछ हद तक आप असेट खड़ी कर रहे हैं तो सामने बोरोइंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इस बजट में पहली बार ऐसा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रपोज किया है 12,10,000 करोड़ का, वो नेट मार्केट बोरोइंग 11,70,000 करोड़ से ज़्यादा है। नाउ होपफुली एक दिन ऐसा भी आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल बोरोइंग से ज़्यादा रहेगा। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो हम कम कर रहे हैं, जो ये फिस्कल प्रूडेंस का पाथ हम अपना रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इनफैक्ट भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपना डेट टू जीडीपी रेशियो सब प्राइम क्राइसिस से कोविड क्राइसिस के बाद तक के समय में कम किया है। बहुत कम देशों ने ये करके दिखाया है। ठीक बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि साल भर में 4 रेट कट मिल गए हमें, उसके बावजूद बॉन्ड यील्ड पिछले साल से देखें तो 50 बेसिस पॉइंट हायर है। तो डेट मार्केट को तो भरोसा ही नहीं आ रहा अभी भी कि ब्याज दरें जो कम होनी चाहिए या यील्ड्स कम होनी चाहिए, या फिर अगर इतना बढ़िया फिस्कल डिसिप्लिन है तो फिर तो बॉन्ड यील्ड्स घटने चाहिए। सो अगेन ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। एक जमाना था जब हम अमेरिकन 10 ईयर यील्ड से 6% ऊपर बोरो कर रहे थे, राइट। आज ये 50 बेसिस मूवमेंट के बाद 2.5% ज़्यादा बोरो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिस्कल प्रूडेंस तो आपको दिखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ है अनिल भाई, डेट मार्केट वाले को लिक्विडिटी चाहिए। अब
कई कारणों की वजह से हमारी लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में उतनी ग्रो नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो अब 82% पे चल रहा है। 3% CRR में रखना है, 18% SLR में रखना है, तो आप उस क्रेडिट को फंड कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आपने GSEC बेचा और क्रेडिट फंड कर दिया। सामने की साइड पे NPS और EPFO जो लॉन्ग बॉन्ड्स खरीदते थे उनको इक्विटी में ज़्यादा अलोकेशन करने की परमिशन मिल गई। राइट। तो बायर कम हो गए, सेलर बढ़ गए, और फिर आप पूछ रहे हो कि यील्ड ऊपर क्यों गई, तो वो तो एक नेचुरल कारण है। कैलकुलेशन परफेक्ट, मैथमेटिक्स एकदम बराबर आ गई है यील्ड ऊपर जाने की वजह से। लेकिन क्या लगता है सर, फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल सरकार डिसाइडेड टच से मस नहीं होंगे? 4.4 तो 4.4, 4.3 तो चाहे इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़े, यहाँ नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जैसे नीलेश भाई ने कहा कि लॉन्ग टर्म जो अपना जो रियल इंटरेस्ट रेट है, जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, वो इन अ वे स्टॉक का PE मल्टीपल है। हाँ, तो अगर हम लॉन्ग टर्म प्रूडेंस रखेंगे फिस्कल डेफिसिट पे तो डेफिनेटली रियल रेट कम होंगे, क्योंकि रेपुटेशन कंट्री का इम्प्रूव होता है। तो मेरे ख्याल से फिस्कल प्रूडेंस करेक्ट है। मुझे लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा स्टिमुलस आना चाहिए अभी। और एक चीज़ अच्छा हुआ है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन से भी इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो आप बजट साइड में रखें। काफ़ी दूसरी चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है इंडिया में एक्चुअली, कि एक्सचेंज रेट जितना घटना था मोर और लेस हो गया है। अदर चीज़ ये भी है कि अगर गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन कम होता है तो मे बी स्टॉक मार्केट में लोग वापस आएंगे। और फॉरेनर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आप देखो, एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि इंडिया में AI नहीं है और US, चाइना, कोरिया, ताइवान में AI ट्रेड है। वो AI ट्रेड मेरे ख्याल से अभी थोड़ा वीकन हो रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मोमेंटम ट्रेड है। तो आप देखेंगे लास्ट 2-3 महीने से एनवीडिया जैसे स्टॉक प्राइस, आई थिंक फ्राइडे को माइक्रोसॉफ्ट से भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट आया है। तो हमको ये पॉजिटिव नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया का जो कंपटीशन है FI फ्लो का, वो भी धीरे धीरे थोड़ा वीक हो रहा है। और विद इन इंडिया जो पैसा गोल्ड सिल्वर में जा रहा था, मेरे ख्याल से फ्राइडे करेक्शन के बाद थोड़ा झटका मिला है। लगा है, बिल्कुल लगा है, बिल्कुल। उस पर भी विस्तार से चर्चा करूँगा। लेकिन सुनील जी, एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ, बजट पे नहीं, बजट वाला छोड़ दे, मैं राय लेना चाहता हूँ मनीष जी पे और मधु भैया पे। दोनों को मैंने सवाल पूछा था, बजट को साइड में रख लीजिए बजट को छोड़ के दोनों बात करें। मधु जी भी कहें मैं ना लाइफ में है ना, अगर एक सुख की चीज है, दुख की चीज है, तो सुख वाली चीज पे फोकस करना, वाली को साइड में कर देना। अच्छा, ये एग्री कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे? एक चीज बहुत अच्छी हुई है, देखिए मैं ज्यादा नंबर नीलेश भाई और मधु भी आजकल इकोनॉमिस्ट हो गए हैं। अच्छा बट अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, बजट का 75% होता था, वो धीरे धीरे हो गया 67-68%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव। As a percentage of GDP now, capital expenditure along with grant is 4.4%, which had fallen to 3.1%. So this whole focus on capital expenditure has been very high. खाली एक ही प्रॉब्लम है, इस बार भी सब बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम से 17% बढ़ा दिया, 18% बढ़ा दिया, बट लास्ट टाइम जो बजट रखा था ना, उसको खर्चा ही नहीं किया, ये नहीं उतना। इसके लिए रिवाइज एस्टिमेट से अब वाला एस्टिमेट बड़ा दिख रहा है। हाँ, बट अदरवाइज प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कहाँ रेवेन्यू डेफिसिट आ जाती है। इसके लिए अभी जो JJM में 67,000 के बदले 17,000 करोड़ ही खर्चा किया, क्योंकि 50,000 करोड़ इनको 4.4% भी मेंटेन करना था। तो आई थिंक दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग विच मधु एंड नीलेश भाई साइड वाज दैट वी हैव टू सी एग्जीक्यूशन। तो ये 12,10,000 या 12,20,000 करोड़ का कैपिटल एलोकेशन तो कर दिया, बट वो खर्चा एक तो करना चाहिए, प्लस वी शुड हैव रेवेन्यू टू डू दैट एक्सपेंस, यू नो, बिकॉज कहाँ ना कहाँ अभी इस बार फिर से बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है। तो I think somewhere that capital expenditure budget is fine, but spending is not happening. So अनिल भाई बात कहूँ, अगले साल तो आपको 8th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आ जाएगी, वो 1 जनवरी 2026 से आपको सरकारी कर्मचारियों को देना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और डिफेंस पर्सनल मिला के 1.2 करोड़ लोगों को आपको 8th पे कमीशन रिकमेंडेशन देना है। तो आपके लिए खर्चा तो बढ़ने ही वाला है। अब आप ये साल अकाउंट करें, अगले साल अकाउंट करें, इसीलिए जो सुनील भाई ने कहा कि आपको असेट्स मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं एग्जीक्यूशन पे कह रहा हूँ।
जैसे हमने एग्जीक्यूशन पे फोकस इसलिए रखा कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट करके हैं, उसमें जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए उनकी संपत्ति जब्त करके उस ऑफिस में दे दी। पाकिस्तान ने भी वैसा कानून बनाया, उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी 1970 तक बेच के ख़त्म कर दी। हम आज भी उस प्रॉपर्टी को कैरी कर रहे हैं, उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। अब इस बजट में आपने एक रीट फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रियल एस्टेट बनाया है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है। MTNL की बिल्डिंग आज भी आपको पेडर रोड पे दिखती है। अरे एकदम प्राइम लोकेशन पे अब सब। इनको मोनेटाइज करिए। अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो अगले साल का पैसा भी मिल जाएगा। और कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की तरह पीछे ठेल दिया तो पैसा नहीं रेस होगा। इसीलिए इस बजट में इंटेंशन अच्छी है, बट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन में रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है? सर बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे इस बजट में एक बहुत अच्छा प्रपोजल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड से पार्शियल कवर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, बट ये तो हमने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट भी इंट्रोड्यूस किया है, बट एक ट्रेड मुश्किल से हुआ है। तो इंटेंशन अच्छी है, रियल लाइफ में एग्जीक्यूट होते होते कई बार बहुत सारी चैलेंज आ जाती है। सेंट्रल स्टेट लोकल लेवल का कोऑर्डिनेशन है, हमारे खुद के कानून कई बार एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कई बार हम ऐसे प्रयत्न करते हैं जो मार्केट को पसंद नहीं है। आज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में डिफ़ॉल्ट की क्या डेफिनेशन है वही हमारी लीगल सिस्टम में क्लियर नहीं है, तो कहाँ से स्वैप बनेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। तो एग्जीक्यूशन चैलेंजेस काफ़ी, अगर वो ठीक कर ले तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और है जो बोरोइंग को लेकर या डिफिसिट को लेकर, जो कि सुनील जी ने कहा है कि आप इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं मधु जी तो ये कहीं कहीं इनडायरेक्टली जो ये फ्री वीज वगैरह है स्टेट्स का, जो हर स्टेट का आजकल सिस्टम हो गया है कि बांटो 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 बांटो। अब तो साउथ में तो पहले तो महिलाओं तक की सीमित था, अब तो पुरुषों को भी बांटना शुरू कर रहे हो, इनको भी फ्री दो। तो ये कहीं कहीं ये तो असर तो अल्टीमेटली ओवरऑल इंडिया की बैलेंस शीट पे डालेगा, वो दिख रहा है। देखिए 100% दिख रहा है ना सर, उसमें कोई वेरी द डाउट। और जहाँ पे स्टेट्स में देखिए जहाँ पे ज़्यादा फ्री भी है, जैसे आज तेलंगाना स्टेट में देखो, कंपनियां वहाँ जो काम कर रही है उनको पैसा नहीं मिल रहा है, राइट? चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हो, डिफरेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, पैसा नहीं मिल रहा। बिकॉज वो एक आप ब्याज भरते हो, आपके खुद के खर्चे, फिर उसके ऊपर फ्री भी है, तो रेवेन्यू मैच नहीं हो रहा है। और जो रेवेन्यू अगर मैच नहीं हो रहा है तो जो आदमी आपको सप्लाई करता है आप उसी का पैसा रोक देते हो। करेक्ट। तो वो तो 100% है ही इम्पैक्ट। पर वो नीलेश भाई की बात में मैं बोलता हूँ, अनिल जी, एक चीज़ ही सिर्फ चेंज हो जाए ना, और आपके जरिए इज और कम्युनिकेशन। इंडिया का पिक्यूलियर सिचुएशन है कि अपना बैलेंस शीट फिनोमिनली स्ट्रांग है और अपना P&L वीक है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, प्रॉफिट लॉस वीक है, फिनोमिनली स्ट्रांग है। yes. अगर आप देखो कि बैलेंस शीट का हम 2% 4% भी मोनेटाइज करें ना, सिर्फ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी को आप बेच दो ना, सिर्फ लॉस मेकिंग में प्रॉफिट शेयरिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो अगले 3-4 साल तक के अपने को डेफिसिट वर्ड की बात भी नहीं करना पड़ेगा। सही बात। सिर्फ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी। एक जमाना था BPCL, कौन क्या क्या नाम चलते थे इनका, डाइवर्समेंट का भूल गए। मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉफिट वाले को छोड़ दो, नीचे से चालू करो। ठीक बात है। MTNL लॉस वाले को भी बेचोगे ना, उसमें भी करोड़ों अरबों रुपए का रियल एस्टेट है। करेक्ट। वो भी अगर बिक जावे ना तो एक तो लॉस बंद हो जाएगा। जैसे आपने एयर इंडिया को बेचा, कितने होशियारी का काम था, कम से कम 3 साल का लॉस बंद हो गया। राइट। नहीं तो एयर इंडिया के लिए भी और नया प्रोविजन करना पड़ता है ये बजट में। करेक्ट। पर वो वहां पे आ जाता है एग्जीक्यूशन। और मे बी पॉलिसी मेकर का अपना खुद का कोई कंपल्सन होगा, अदरवाइज हमको जो बात समझ में आ रही है उनको तो हमारे से ज्यादा समझ है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कहीं कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होती है। और अगर आप सबको लग रहा होगा कि ये 4 एक्सपर्ट्स और ऐसे बात करें जैसे कि बजट में सब कुछ खराब है, मैं भी ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ तो ऐसा मत समझिए, मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा मत समझिए। बजट में बहुत कुछ अच्छा भी है। क्या कुछ अच्छा है इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बजट के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है बाजार के 4 बड़े दिग्गज, कोटक म्यूचुअल फंड से नीलेश शाह साहब, MK वेंचर से मधु गेहरा सर, एबेक्स एसेट मैनेजर से सुनील सिंघानिया साहब और बंधन म्यूचुअल फंड से मनीष गुनवानी साहब। और हम कर रहे हैं चर्चा बजट पर। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बातचीत की जाए।
एक जो बड़ा मुद्दा था बजट से पहले कि ट्रम्प साहब ने 50% टैरिफ ठोका हुआ है, एक्सपोर्टर्स की हालत बड़ी ख़राब है, रुपया गिरते गिरते थोड़ा सपोर्ट करा लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। क्या कुछ वाकई में मधु सर ये बताइए कि बजट से एक्सपोर्टर्स को कोई रिलीफ मिलेगी, कोई उनके लिए कुछ अच्छा है इस बजट में कि चलिए ट्रम्प साहब का मुकाबला करने के लिए ये आपके लिए? वैसे ब्रॉड तो नीलेश भाई ये क्या है, हम लोग स्टॉक मार्केट वाले हैं ना, तो यार हमारी सुई वो एसटीटी में अटक गई है ऑनेस्टली क्योंकि हम हर आदमी अपने अपने एंगल से देखते हैं। सही बात है। हाथी को हर आदमी अपने हिसाब से देखता, हाथी कैसा है। पर मैं पूरा समझता हूँ सर। हालत सब मतलब वो हेडलाइन वही है, आज की पहली हेडलाइन वही होगी। बिल्कुल पर अभी कैसा है, अगर डिटेल में आप देखो ना, बाजार में बहुत सारा चीज़ों पे बहुत सारा वाइड स्प्रेड एक्चुअली सिस्टमेटिक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, अभी छोटी सी बात बोला, हर स्ट्रीट पे एक छात्राओं के लिए हम हॉस्टल खोलेंगे, और इसके लिए सबके लिए भी सोच चाहिए ना। तो और ये सबका रिजल्ट ऐसा एक क्वार्टर या एक महीने में नहीं आएगा, पर फॉर मीडियम टर्म परस्पेक्टिव दे हैव डन क्वाइट अ लॉट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए अभी 40,000 करोड़ किया है, हो सकता है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ना हो, पर इलेक्ट्रॉनिक का धंधा जो मेरे को कोई समझा रहा था अभी, जो 40 बिलियन है वो 130 बिलियन हो सकता है, राइट? 40 बिलियन का 130 बिलियन हो सकता है 5-6 साल के अंदर। तो हो सकता है दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं जहाँ पे पीएलआई की जरूरत है, वो कुछ सपोर्ट होके आएगा, वो कुछ फाइन प्रिंट में आएगा ना। अब वो एक्सपोर्टर के लिए वो इम्पोर्ट, सी चाहे मेरा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाए या एक्सपोर्ट हो जाए, दोनों बात तो एक ही है, बराबर, राइट? तो हो सकता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर फाइन प्रिंट में काफ़ी कुछ होएगा और काफ़ी कुछ आएगा, पर उसका सब रिजल्ट अनिल भाई एक महीने एक क्वार्टर में नहीं आने वाला है, उसको टाइम लगेगा नहीं। तो वही है बेसिकली, क्योंकि इस वक्त दूसरी प्रॉब्लम वही है नीलेश भाई की, जो करेंसी इतनी लगातार वीक हो रही है और लगा कि शायद बजट में कुछ तो ऐसा हो जिससे सपोर्ट मिले। क्या लगता है, क्या वाकई में कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत वाली चीज़ें हैं बजट में? बजट के बाहर ही उनको जो राहत दे सकते थे दे दी गई है। क्रेडिट गारंटी स्कीम आया है, ऑल्टरनेट मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स घुमाने के लिए अपने ट्रेड मिशन से बातचीत चल रही है, और तीसरा ईयू से एफटीए हुआ, न्यूजीलैंड से हुआ। अब जैसे मधु भाई ने कहा कि ये चीज़ों का फ़र्क इमीडिएटली नहीं दिखेगा, एंड यूएस सबसे बड़ा देश है दुनिया का, तो वहाँ से अगर टैरिफ डील नहीं है, वहाँ पे हमारे ऊपर अनजस्टली 50% टैरिफ लगाया गया, तो उसकी इम्पैक्ट तो आएगी ही आएगी। उसके बावजूद हमने 8% जीडीपी ग्रोथ नंबर दिया। अनडाउटेबली एक्सपोर्टर्स में जो जेम्स एंड ज्वेलरी में है, हैंडीक्राफ्ट में है, टेक्सटाइल्स में है, एक्वाकल्चर में एडवर्स इफेक्ट तो है ही है, बट उसके लिए बजट तक राह नहीं देख सकते थे। उनको जो भी सहायता देनी थी वो हमें बजट के पहले ही देनी पड़ेगी। ठीक बात है। लेकिन एक और जो बड़ा इश्यू है सुनील सर, वो कंजम्पशन को लेकर है। भले ही जीएसटी कट हुआ, लेकिन वो कंजम्पशन उतना एक दो सेक्टर को छोड़ दो, ऑटो को, तो वैसा दिखा नहीं जैसा दिखना चाहिए। क्या लगता है बजट में कुछ खास है ऐसा जिससे कि कंजम्पशन बढ़ेगा? नहीं, डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, बट अनिल जी उन्होंने पहले ही कर दिया था। देखो जीएसटी कट किया था लास्ट ईयर, 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स कट कर दिया था। आई थिंक वो पहले ही कर दिया था। ये है ना, अभी कंजम्पशन हो या केपेक्स हो, ये सब फील गुड फैक्टर इसमें बहुत जरूरी है। अगर मन अच्छा होगा ना तो आप 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, करेक्ट, खाने जाते हो। वही तो मन अच्छा करने की बात है। आई थिंक व्हाट वी नीड इज भगवान का आशीर्वाद और साथ में गवर्नमेंट का भी आशीर्वाद कि थोड़ा सा फील गुड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर फील गुड होगा, वेदर इट इज बाय वे ऑफ इक्विटी रिटर्न या सुनील भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लगता है यूएस का ट्रेड डील होएगा तो फील गुड होएगा? यूएस के ट्रेड डील से डेफिनेटली फील गुड होगा, बट इट हैज टू बी फॉलोड बाय एक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो। लाइक व्हाट? बेसिकली सी दीज आर स्मॉल इरिटेंट्स। उसके बदले है ना, अभी ये 12.5% कैपिटल गेन टैक्स कर दिया, कुछ आ तो रहा ही नहीं है, कर दो ना 10%, क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स। अब तो बजट गया ना, अभी तो नहीं कर सकते। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं फील गुड लाने के लिए आपके? बस encourage people to spend on capex. I think create इकोसिस्टम। आज कितने इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं बॉस, अगर हमको थोड़ा सा पुश मिले, प्राइवेट तो आ ही नहीं रहा पैसा कैपेक्स। हाँ, we will do what is needed to be done. I think थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। एक मधु भाई जो करने जैसा है
सेटअप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कमीशन, व्हाट्सएप दे दीजिए, ईमेल दे दीजिए, पर्सनली विजिट लीजिए। जो भी एंटरप्रेन्योर आज परेशान है वो वहाँ पे कंप्लेंट करके ease of doing ministry. ईज ऑफ डूइंग मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री बना Ministry दे। commission, very good Regulatory suggestion. authority Very good है। suggestion, I would say. आज Very, से very आया good तो हमारी कैपिटल मार्केट बढ़ गई, वैसा ही चाहिए। अरे सजेशन तो एक और नीलेश भाई ने बहुत बढ़िया दिया था, वो कि किस तरह से भारत में इतना हम ऐसे, वो आप जो बोल रहे थे बैलेंस शीट मजबूत है, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम है। आपकी मेरी बैलेंस शीट में, भारत की बैलेंस शीट में कितना सोना है बताओ? भयंकर है। कहाँ दिखता है हमारे रुपए में? नहीं दिखता ना। तो नीलेश भाई कुछ किया जा सकता था उस पर कि गोल्ड रिजर्व जो हमारे इतने बड़े बड़े पड़े हैं, आपके हमारे पास हैं, मंदिरों में हैं, इधर उधर है, सबके, जिनको बिना छेड़छाड़ किए वो काम आ जैसा सके देश। सुनील ने कहा कि फील गुड फैक्टर होगा तो ये सब आप लॉन्च कर सकते हैं। अभी जैसे जो एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लाइक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, कल आपने लिया था, आपको लगा कि उसमें टैक्स एग्जम्पशन है, अब लगाओ अब आप पता चला कि नहीं, सेकेंडरी मार्केट में खरीदा तो टैक्स लगे। एक है ना, मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये परेशान करती हैं। मतलब वो जो टिंकरिंग जिसको बोलते हैं कि भाई आपने अब किसी ने सेकेंडरी मार्केट से ले लिया तो उसको टैक्स टिंकरिंग को हिंदी में बोलिए ना। मतलब क्या छेड़छाड़, चिंदी छेड़छाड़, हाँ मतलब वो भी कि भाई अब क्योंकि है ना कि गवर्नमेंट को तो बॉन्ड का पैसा जो लगेगा देना ही पड़ेगा, तो चलिए मेरे कुछ नहीं तो 12.5 या 20% कॉस्ट जितना भी कैपिटल गेन लगा के उतनी कम कर लूँ, तो 2.25 लाख करोड़ करीबन आएंगे गवर्नमेंट के देने के। कब कैसे देंगे भगवान जी? आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ये गोल्ड वोल्ड करना नहीं चाहिए। मैं आपको वही बोल रहा था, पहले भी एक्सपेरिमेंट हुआ। आई थिंक कीप थिंग्स सिंपल। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और आदमी के पास जो गोल्ड है ना, वो कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी के पास नहीं है वो, उसका कंट्रोल और ही किधर है, वो कोई अब निकाल के देखो, कोई देने वाला नहीं है। आई थिंक व्हाट इज़ नीडेड, जैसे फील गुड और कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने पहले भी कहा, आप बोल दिए 3-4 साल तक कुछ चेंज नहीं होगा। आज आप कोई भी डिसीजन लेते हो, वेदर ये गोल्ड सोवरेन बॉन्ड का भी था, आपने डिसीजन लिया 10, 12, 15 साल के बेसिस पे। पहले मेरे को याद है, लोगों ने ना लॉन्ग डेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, और सडनली उसके ऊपर बोला नहीं, इट विल नॉट बी नाउ कैपिटल गेन, इट विल बी टेकन एज इंटरेस्ट। आदमी ने 10, 15, 20 साल का व्यू लेके उसमें इन्वेस्ट किया है, सडनली पता चला कि मेरा तो 20-30% रिटर्न ही जो पुरानी उसी तारीख में उड़ जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा वो कंसिस्टेंसी रखो, और फील गुड है ना, कुछ करने से नहीं आता, बट छोटी छोटी चीजें आप कंटिन्यूसली करते रहो। बिल्कुल सही कह रहा हम मधु सर, ये तो हर बजट में ये समस्या है। कोई न कोई एक दो चीज़ें पुरानी डेट से ऐसी जो पुरानी, मतलब गोल पोस्ट बदल देंगे एकदम से कि यार ये चल रहा था, ये अब ये नहीं, ये होगा। अच्छा, गोल्ड बॉन्ड फंड तो किसी ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने लिए होंगे, या कोई बड़े बड़े जो आपके हिंदुस्तान के टॉप 100 बिलियनियर्स हैं उनमें लिए, आम आदमी नहीं लिए ना, तो अब उनका अचानक से आप टैक्स बढ़ा देंगे। चलो अनिल भाई, एक अच्छी बात करते हैं हाँ, बताओ। अभी लेट्स टॉक अबाउट द रियल। अभी बजट के अलावा आई थिंक बजट का तो हो गया बहुत एनालिसिस, अभी इतना हम माइक्रो जाएंगे ना, कुछ निकलने वाला है नहीं। तो ना अभी थोड़ा टाइम बोलोगे, टाइम खराब हो गया। लेट अस काउंट द वेल्थ इफेक्ट ऑफ इंडिया। आपके हिसाब से अपने टोटल सोने की वैल्यू 2020 में कितनी थी? आपके हिसाब से कितनी थी? 2020 में, प्री कोविड में पूछ रहा हूँ, प्री कोविड कितनी थी? 100 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन, नहीं, 1.2 और 1.3 ट्रिलियन, अभी 4 लाख। वो 4 ट्रिलियन हो गया। कितना हुआ? 4 ट्रिलियन 4 माइनस 1.2, $2.8 ट्रिलियन का वेल्थ इफेक्ट बराबर है। मैं चांदी को राउंडिंग ऑफ एरर मान रहा हूँ। तो 3 ट्रिलियन का वहां पे वेल्थ इफेक्ट हुआ। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का अपना मार्केट कैप था प्री कोविड। कोविड के टाइम पे जो मंदी हुआ वहां पे, अभी भी घटने के बाद भी करीब 5 ट्रिलियन है। तो करीब $3.5 ट्रिलियन का यहाँ का वेल्थ इफेक्ट है। तो 3.5 ये और 3.5 सोने का, 3 सोने का 8 ट्रिलियन, 6.5, और प्लस रियल इस्टेट। कोई भी गांव, कोई भी शहर में चले जाओ, कोविड के भाव से भाव कम से कम 3 से 4 गुना हुआ है। उसका एस्टिमेट नहीं है, पर आई एम श्योर इट विल बी मच 2 गुना तो मिनिमम हो ही है, आराम मच से। हायर। ठीक बात है। तो वही मेरा पॉइंट है कि ये क्या है, ये जो हम लोगों को ना 2 टका घट गया, 1 टका घट गया, बहुत ज्यादा वी आर टू मच फोकस्ड on this event today. But if you look at the larger picture of India, there is every reason to be very bullish on this country from a 5-10 year perspective. और पूरी दुनिया बोलती थी कि सोने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, अब पूरी दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक जाके सिर्फ सोना खरीद रहे हैं। लेकिन जितना सोना हमारे पास हम बेचने निकलेंगे तो खरीदेगा कौन?
नहीं वो तो अरे अनिल भाई बेच के दिखाओ, अब सब बिक जाएगा आपका। अभी चाइना सेंट्रल बैंक खरीद रहा है। नहीं पहले बेचने वाले को कन्विंस करो, कोई बेचने वाला नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। इंडिया में तो खैर कन्विंस करना ही भारी काम है बिल्कुल। लेकिन कंजम्पशन के लिहाज से जो मैं मनीष सर बात कर रहा था, क्या वाकई में ये कंजम्पशन बूस्टर बजट माना जा सकता है? नहीं, ये फिस्कली डिसिप्लिन बजट है, बट ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से कोई जाके टीवी या कार लेगा ये बजट की वजह से। बट जैसे डिस्कशन हुआ है कि पहले ही हो गया था, लास्ट ईयर इनकम टैक्स कट था, फिर जीएसटी रेट कट था, बट ये बजट में आई डोंट थिंक कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग बाहर जाके शॉपिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो नया और कोई ट्रिगर है नहीं, क्योंकि पहले बजट के बाहर ही काफ़ी कुछ काम हो चुका था। लेकिन एक चीज़ जो है जो जनरली नीलेश भाई आपने भी बात की है, हमेशा से आप करते हैं, बाद में ज़रूर जब ये बजट गोल्ड सिल्वर की रैली इतनी बनी तो उस समय आपने कहा था कि थोड़ा पोर्टफोलियो में रखिए हेजिंग के लिहाज से, अदरवाइज इन प्रिंसिपल आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ रहते थे। अनिल भाई, देश की बात अलग है, इन्वेस्टर की बात अलग है। 2020 से हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं। वो मुझे पता है कि आप लगातार कहते हैं। हाँ, देश के लिए अनप्रोडक्टिव है। देश के लिए तो अनप्रोडक्टिव है ही है, बिकॉज आपका सेविंग्स पूरा तिजोरी में पड़ा है। आप कस्तूरी मृग है, नाभि में कस्तूरी और बाहर घूम रहे हैं। सिर्फ 25 सालों में हमने $500 बिलियन सोने की खरीदी में लगाया है नेट बेसिस के ऊपर। स्मगलिंग में आया वो अलग, ग्रीन चैनल से आया वो अलग, आज उसमें पैसा बना है अनडाउटेबली। सो हमने निवेशकों को तो हमेशा बोला कि आप सोने में निवेश करिए, अप्रैल 25 में चांदी में निवेश करने के लिए बोला। एंड फंड मैनेजर की बातों का भरोसा मत करिए, उसके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का पोर्टफोलियो खोल के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आँख के सामने है। ठीक बात है। नहीं लेकिन वो ठीक है, लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में जब इतनी सोने चांदी में वॉलेटिलिटी है, आज एक इन्वेस्टर क्या करे? इक्विटी में पैसे बन नहीं रहे, डेट में भी आपने बता दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया कि आधा % क्यों बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है सब कुछ होने के बावजूद। अब रहा सवाल गोल्ड सिल्वर का, ऐसा लग रहा था कि पहले उसमें पैसे बन जाए, अब ये एक दिन में जो अरे अनिल भाई कहाँ पैसे नहीं बन रहे यार, इतना घटने के बाद भी 3 गुना है चांदी का भाव। जाके 3 दिन पहले थोड़ी चांदी खरीदी है। क्या करें, क्या करना चाहिए? इक्विटी मार्केट आज भी 10% ऊपर है एक साल में। अब लोगों की आदत यही है कि 3 गुना बढ़ने के बाद 30% गिरा तो मेरा तो रिटर्न ही नहीं बना। तो आपको तो आपकी एक्सपेक्टेशन रीसेट करनी पड़ेगी। अगर आपको 30% रिटर्न चाहिए तो इस लेवल से तो मार्केट में नहीं बनेगा। 30% रिटर्न एक साल में, ये लेवल से बनने की उम्मीद बहुत कम है। और अगर आप 3 साल का होराइजन देते हो तो बन जाएगा। 3 साल में 50% बन सकता है, एक साल में 30% ना बने। 3 साल में 50% मालूम नहीं, बट 30% बन सकता है। 30% बन सकता है। लोगों को अपने रिटर्न की उम्मीद को ठीक करना पड़ेगा। आज भी हमें लगता है कि इक्विटी फेयरली वैल्यूड है, आप न्यूट्रल एलोकेशन रख सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक लिमिट, सीमित मात्रा में करिए। एंड फिक्स्ड इनकम में परफॉर्मिंग क्रेडिट AIF है, वो अच्छा लगता है, वहाँ पे आज भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने रिटर्न की उम्मीद को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल उम्मीद। आप सोने चांदी पर कुछ आप सलाह दे रहे थे कि खुश होने की बात है। नहीं, मैं हम लोग तो कब से बोल रहे हैं ऑनेस्टली, इट शुड बी पार्ट ऑफ आई कंप्लीटली एग्री विथ नीलेश भाई दैट इट शुड बी पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। भी क्या है अनिल भाई, जब भी कोई चीज़ मोमेंटम में होती है ना, इन्वेस्टिंग या रिटर्न आर नेवर मेड एवर इन लाइफ बाय चेजिंग, दे आर ऑलवेज मेड बाय वेटिंग। कभी भी कोई चेज करके, मैंने तो कभी नहीं कमाया 35 साल में पैसा, सिर्फ वेट करके ही कमाया है। रे यार वेट किया, अच्छे भाव पे मिला तो पैसा बन गया, या अच्छी चीज मिली और उसमें वेट किया तो पैसा बन गया। अभी ये जो यूफोरिया है ना, हर आदमी, मेरे को कोई मेरा दोस्त बता रहा था कि 1-1 किलो कॉपर लोग कॉपर की मंडियों से जाके कटवा के घर ले रहे हैं। 1-1 किलो कॉपर, मतलब ये यार तो हाइट हो गया ना अभी। मतलब ऐसा लग रहा है लोगों को कि जब सिल्वर में ऐसा बन गया, गोल्ड में ऐसा बन गया, तो कॉपर में भी ऐसा बन जाएगा, कल को जिंक भी ऐसे करने लगेगा। अनिल भाई ऐसे अगर पैसा बनता तो फिर सभी लोग कमा लेते। मुझे सोशल मीडिया पे आ रहे मैसेज, सर मैं कॉपर खरीदना चाहता हूँ, कैसे खरीदूं?
मैंने कहा अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, अब मैं भी कम से कम थोड़ी रिसर्च करूंगा कि कॉपर कैसे खरीदा जाता है, M6 के अलावा और कहाँ खरीदा जाता ये है। जो है ना अनिल भाई, बहुत यूफोरिया हो गया है चांदी और सोने में, तो क्लियरली रीजन किसी को भी पता हो, राइट, बट स्टिल कैन इट बी पार्ट ऑफ योर एसेट एलोकेशन? यस, इट कैन बी पार्ट ऑफ योर एसेट एलोकेशन। पर अभी जाके बोले मैं सोना और चांदी नहीं खरीद पाया और 50% मेरा पूरा एसेट्स का मैं सोने या चांदी में दे देता हूँ, जैसा भी गांव में बहुत जगह मंशा हो गई है, लोग हमारी तरफ देखते हैं ना आजकल मुंह फेर लेते हैं। अरे तू तो इक्विटी वाला है, छोड़ यार। नहीं वो तो ठीक है, सोने चांदी ने ज्यादा कमा के दिया। बाहर फेरे तब तक ठीक है, घर पे है। अब आपको तो कितनी बार बोला था ले लो गोल्ड, शेयर ही लेके रखे हैं, अब देख लो क्या हाल है। ऐसा भी होता है मधु भैया के यहाँ। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बजट का समाप्त करेंगे, जल्दी से बताएंगे कि बजट में क्या अच्छा क्या खराब है, और उसके बाद बाजार का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद। बजट के सबसे बड़े पैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है नीलेश शाह, मधु केला, सुनील सिंघानिया और मनीष गुनवानी साहब। आइए अब जल्दी से बजट के विश्लेषण का समापन करते हैं। बजट में एक जो अच्छी बात और एक जो कम अच्छी बात लगी हो, सुनील जी आप शुरुआत कीजिए। नहीं, अच्छी तो हमने जो डिस्कस की फिस्कल प्रूडेंस, और जैसा मैंने पहले कहा, आई थिंक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लास्ट 4-5 साल में 75% ऑफ बजट का घट के 67-68 हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। आई थिंक विच इज़ व्हाट इज़ नीडेड फॉर द कंट्री टू प्रोग्रेस। तो आई थिंक बहुत क्लियरली फोकस है। आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि एग्जीक्यूशन, जैसे लास्ट ईयर भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना प्रोजेक्ट किया था उतना खर्चा नहीं हुआ। ठीक है, आई थिंक इस टाइम 12,10,000 है तो 12,10,000 से ज़्यादा ही हो। फिस्कल डेफिसिट फ्रैंकली मेरा मानना है कि अगर 0.2-0.3% नियर टर्म में थोड़ा सा बढ़ के भी आएगा ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉन्ड वालों को क्या फ़र्क पड़ेगा पता नहीं है, लेकिन वी नीड कैपिटल एक्सपेंडिचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। मधु सर, अच्छी बात है, मैं बोलूँगा काफ़ी सारी जो स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और स्किलिंग के लिए ना काफ़ी कुछ है ये बजट में जो बहुत ज़्यादा नीड है। आज अपन AI के ज़माने में ना, हम अगर जब AI आएगा तो जॉब्स के लिए बढ़ चाहिए। के देखे तो अपने को पता चलेगा कि बहुत सोच समझ के इन्होंने काफ़ी वाइड स्प्रेड, जैसे वो मेडिकल टूरिज्म की बात करी है, इंडिया में इसकी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट उन चीज़ों का हो सकता है। तो मुझे लगता है सबसे अपार्ट फ्रॉम फिस्कल प्रूडेंस एंड ऑल, वो एक बहुत अच्छी बात थी। फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ STT का एक टाइमिंग है ना, बिकॉज थोड़ा मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब है अभी, थोड़ा गोरे का सेंटिमेंट खराब है, करेंसी थोड़ी खराब है, तो सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो STT का टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है। मनीष सर, मुझे लगता है ये जो एसेट मोनेटाइजेशन का जो इनिशिएटिव है, जैसे डाइवर्समेंट टारगेट ये लोग ने बढ़ाया है, रीट्स की भी बात की है, पब्लिक सेक्टर, मुझे लगता है जब इकोनॉमी फुल पोटेंशियल पे ग्रो नहीं हो रही है तो टैक्स बढ़ाने की वजह से जो स्लो डाउन आता है वो अवॉइड करना चाहिए। और जो एसेट्स है, देखिए हाउस होल्ड हो, गवर्नमेंट हो, इंडिया का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, इनके पास भी काफ़ी अच्छे एसेट्स हैं। अगर ये जो एसेट मोनेटाइजेशन से आप पैसा खर्च कर सकते हो वो कर देना, वो बेटर है रादर देन टैक्स बढ़ा के पैसा ठीक खर्च। बात, ठीक बात। नीलेश भाई, सो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये बजट रिफॉर्म ओवर रिटोरिक है, पीपल ओवर पॉपुलिज्म है, और एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस है। इस बजट में अच्छी बात यह है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रपोज किया है वो नेट मार्केट बोरोइंग से ज़्यादा है, बट अब एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस बजट में आपने कहा है कि 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दानकुनी वेस्ट बंगाल से सूरत तक लेके आएंगे। अब अगर इसका एग्जीक्यूशन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरह होगा तो वो चीज़ आज 4-5 साल पीछे चल रही है, और इसका एग्जीक्यूशन आपने दिल्ली मेट्रो रेल की तरह कर दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले वो चालू हो गई, तो फिर बड़ी अच्छी चीज़ है। तो एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस। अब ये आखिरी सवाल इसमें हाँ या नहीं एक ही शब्द में जवाब देना है। अगला बजट जो 1 फरवरी 2027 को आएगा, उससे एक दिन पहले जो भी होगा, मतलब जो भी क्लोजिंग होगी वहाँ, अब से लेकर वहाँ तक मार्केट ऊपर दिखेगा या नीचे? ऊपर ऊपर ऊपर, श्योरली ऊपर, श्योरली ऊपर, काफ़ी ऊपर। हाँ
बस हो गया काम। फालतू में 1 घंटा इतना देर तक सारी चर्चा का सार तो यही था। चलिए, तो बजट कोई कैसा भी हो, आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ कम अच्छा लगा होगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ऐसा मूड बिगाड़ दे या मार्केट की बिल्कुल तेजी को खत्म करके खराब ही कर दे, वैसा नहीं है। और अगर आपका 1 साल का व्यू है तो बजट से बजट तक चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बाकी तो बीच बीच में ऊपर नीचे मार्केट का मूड माहौल हमेशा चलता रहेगा। बजट के इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए नीलेश भाई, मनीष जी, मधु केला साहब और साथी सुनील सिंघानिया साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।